जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और तैयारी बढ़िया चल रही है। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास आई taught यू हाउ द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली was emerged। कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड कैसे उत्पन्न हुई थी, कैसे इसको फॉर्म किया गया था। ठीक है। टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो कैसे बनी थी, किन किन लोगों से मिलकर बनी थी, कितनी सीट्स थी, कितने मेंबर्स थे, सारी की सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। कहता है यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी उसे नवंबर 1946 में बनाया गया था। ठीक है। अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन उस टाइम पे आया हुआ था जिसमें 3 मेंबर थे, उन्होंने ही एक स्कीम बताई थी और उसी के आधार पे नवंबर 1946 में हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या किया था, फॉर्म किया हुआ था। ठीक है। चलिए देखते हैं इसके फीचर क्या थे, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन ने प्लान बताया था उसकी क्या विशेषताएं थी। ठीक है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज टू बी 389। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 389 थी। ठीक है। 390 में कह सकते हो एक कम थी, 389। ठीक है। जैसे अभी हमारे पार्लियामेंट में है 545 है। ठीक है। तो वहां पे उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फॉर्म किया गया था 389 सीट्स वर देयर। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 389 सीट्स थी। ऑफ दिस, और इन 389 सीटों में 296 सीट्स वर टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया आउट ऑफ 389 सीट्स। ठीक है। 389 टोटल सीटें थी जिसमें से 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश प्रोविंस के लिए दी गई थी। ठीक है ना, ब्रिटिश जहां पे रूल कर रहे थे वहां के लिए 296 सीट्स वर रिजर्व। 296 सीटें जो थी, एलोकेशन था, वो ब्रिटिश इंडिया को दिया गया था। ठीक है, जहां जहां पे ब्रिटिश का शासन था। एंड 93 सीट्स टू द प्राइंसली स्टेट। और जो 93 सीट्स थी वो किसको दे दी गई थी, प्राइंसली स्टेट को दे दी गई थी। ठीक है। इस तरीके से जो सीट्स थी उनका बंटवारा किया गया था। प्राइंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थे जहां पर अभी भी हमारे यहाँ जो राजा थे, किंग थे, वो रूल कर रहे थे। ठीक है, उसको हम लोग प्राइंसली स्टेट्स बोला करते थे। तो 389 सीट्स वर देयर, 389 सीटें थी। 296 ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी और 93 जो सीटें थी वो किसको दी गई थी, प्रोविंशियल स्टेट्स को, यानी कि जहां पे राजा लोग का रूल हुआ करता था। ठीक है, प्रोविंशियल कह रहा हूं, प्राइंसली स्टेट्स को दे दी गई थी। ठीक है। आउट ऑफ 296 सीट्स, अब ये जो 296 सीटें हैं allotted to the British India, 292 members were to be drawn from the 11 governors province। ठीक है। अब यहाँ पे इसको इरेज करता हूं, फिर इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है, मैं इसको नीचे कर देता हूं पहले। चलिए देखिए, कहता है आउट ऑफ 296 सीट्स, अब जो 296 सीटें थी उनमें से जो 292 मेंबर्स थे, नंबर कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, मेंबर्स, जो 292 मेंबर्स थे वो 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस, मतलब ऐसी प्रोविंसेस जहां पे गवर्नर रूल कर रहा था। ठीक है, वहां से इलेक्ट किए जाने थे। एंड फोर फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, और जो बचे हुए 4 मेंबर होंगे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से ड्रॉन किए जाएंगे। हर एक प्रोविंस से या फिर हर एक चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से एक मेंबर इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो देखिए टोटल कितनी सीटें थी, 389, जिसमें से 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश इंडिया के लिए थी। और उन 296 सीटों में से 292 मेंबर थे, उन्हें 11 गवर्नर प्रोविंसेस से इलेक्ट किया जाना था। और जो बचे हुए 4 मेंबर थे उन्हें कमिश्नर प्रोविंसेस से इलेक्ट किया जाना था। हर कमिश्नर प्रोविंस से एक मेंबर इलेक्ट किया जाता। ठीक है। तो इस प्रकार 296 सीटें फिल हो जाती। तो आइए देखते हैं कौन से 11 गवर्नर्स के प्रोविंसेस थे और कौन से 4 ऐसे कमिश्नर प्रोविंसेस जहां पे चीफ का रूल हुआ करता था। देखिए, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, पंजाब,
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध, बंगाल एंड असम। यहां से 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया था। ये 11 ऐसी आप ये कह सकते हो प्रोविंसेस थी जहां पे गवर्नर का रूल हुआ करता था। ठीक है, ये 11 ऐसी प्रोविंसेस थी जहां पे गवर्नर का रूल हुआ करता था। तो यहां से 292 जो मेंबर्स थे या फिर सीट्स थी वो फिल की जानी थी। नाउ 4 सीट्स आर रिमेनिंग, 4 सीटें भी बची हुई हैं। तो यहाँ पे चीफ कमिश्नर का था। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे ये सारे के सारे। तो हर चीफ कमिश्नर प्रोविंस से एक सीट भरना था। ये थी दिल्ली था, अजमेर मारवाड़ा रीजन था, कुर्ग हो गया और साथ ही साथ ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, तो हर जगह से एक एक मेंबर इलेक्ट किया जाते, 4 मेंबर यहाँ से हो जाते। तो इस प्रकार से हमारी 296 सीटें क्या हो जाती, फिल हो जाती। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया हो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, सेकंड पॉइंट देखते क्या कहता है। Each province and princely states were to be allotted seats in proportion to their respective population. Roughly one seat was to be allotted for every million population. जैसे अभी होता है पॉपुलेशन के आधार पे क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाती है। ठीक है, उसी तरीके से जो भी सीटें थी, ठीक है, चाहे वो प्रोविंस की सीटें हों चाहे प्राइंसली स्टेट की सीटें हों, जहां पे 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ठीक है, एवरी मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि आप ये कह सकते हो 10 लाख। ठीक है, जहां पे 10 लाख पॉपुलेशन होगी वहां पे एक सीट फॉर्म कर दी जाएगी। ठीक है, और उस जगह से एक मेंबर क्या होगा, इलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एवरी मिलियन पॉपुलेशन में एक एक सीट को फिल किया जाना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। सीट्स अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी डिवाइडेड अमंग द थ्री प्रिंसिपल कम्युनिटीज। कहते हैं कि जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे यानी जहां पे ब्रिटिश का रूल चल रहा था, वहां पे जो सीट्स का एलोकेशन किया जाना था, तो वो मुख्य तरीके से 3 कम्युनिटीज थी उस टाइम पे। 3 कम्युनिटीज हुआ करती थी, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, तो इनकी पॉपुलेशन के आधार पे क्या किया जाना था, ब्रिटिश प्रोविंस की जो सीट थी उनको डिवाइड किया जाना था। यानी कि जो 296 सीट्स थी, तो उन सीट्स को जो एलोकेशन किया जाएगा मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल की जो पॉपुलेशन उस आधार पे इन सीट्स को डिवाइड कर दी। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं 1 करोड़ पॉपुलेशन हो गई मुस्लिम की उस टाइम पे। ठीक है, तो 10 सीट जो थी वो मुस्लिम के लिए अलॉट कर दी जाएंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 2 करोड़ पॉपुलेशन थी उस टाइम पे सिक्स की, तो 20 सीट जो थी वो अलॉट कर दी जाएंगी, ऐसे करके, या फिर 2 सीट्स कह सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या था, सीट्स का एलोकेशन किया गया था। 3 मुख्य कम्युनिटीज थी, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल कम्युनिटीज। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। फोर्थ पॉइंट देखते क्या कहता है। The representatives of each community were to be elected by members of that community in the principal legislative assembly। कहते हैं कि ईच कम्युनिटी जो मेंबर था वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी, उसी कम्युनिटी के मेंबर द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। सिंपल सा मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुस्लिम के लिए वो सीट एलोकेट की गई तो वहां पे मुस्लिम ही वोटिंग करेंगे। ठीक है, ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एंड वोटिंग वाज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो वोटिंग का मेथड था वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था। जैसे अभी हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की नियुक्ति की जाती है, एक व्यक्ति एक वोट डालता है, सीक्रेट बैलेट होता है। ठीक है, उस पे आपने डाला, ठीक उस तरीके से। हालांकि थोड़ा चेंज होता है, एक वोट है, आपके पास एक ही अधिकार, मतलब आपने एक बार वोट कास्ट कर दिया, वो उस मेंबर को आपका वोट चला गया, जैसे हमारे पास अभी है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट कि ईच कम्युनिटी से जो मेंबर खड़ा होगा उस कम्युनिटी का ही मेंबर उसको क्या कर पाएगा, प्राइमली लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट दे पाएगा, फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या कहता है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्राइंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्राइंसली स्टेट्स। अब बात यहाँ पे आती है कि जो प्रिंसली स्टेट से, प्रिंसली कहिए, प्रिंस ही होता है। हालांकि मैंने कई बार प्राइंसली स्टेट्स बोला, सभी लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, सिंपल से मतलब समझ लो जहां पे राजा महाराजा का रूल हुआ करता था, राजकुमार लोग रूल किया करते थे। ठीक है, तो कहता है कि प्राइंसली स्टेट्स की जो सीटें फिल की जानी थी, जो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने बताया 296 सीट ये थी, बाकी की जो बची हुई सीट्स थी, यहाँ पे देखिए जो आपकी बची हुई 93 सीट्स थी। ठीक है, तो उन 93 सीट्स को जो फिल करना था, वहां पे चुनाव नहीं होगा। ध्यान सुनना, वहां पे चुनाव नहीं होगा, वहां पे वोटिंग नहीं होगी।
नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्राइंसली स्टेट्स। उस स्टेट का जो हेड होगा, जो वहां का राजा होगा, वो किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। उनके लिए वोटिंग नहीं होने वाली। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं किसी छोटे से एक क्षेत्र का किंग हूँ, राजा हूँ या फिर राजकुमार। तो मैंने कहा कि हमारे इस छोटे से राज्य को या फिर प्राइंसली स्टेट्स को ये बंदा रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। उसके लिए चुनाव नहीं होगा, वो जाए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाके हमारी स्टेट्स को या फिर हमारी प्राइंसली स्टेट क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये 5 पॉइंट थे जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फॉर्म करने में हेल्प किए गए थे, फिर कैबिनेट मिशन प्लान में सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज thus क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज टू बी अ पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर में या तो आप ये कहीं यूजीसी नेट में ही पूछ सकता है या फिर आपसे यूपीएससी में पूछ सकता है। कहता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वाज टू बी अ पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी, कि मतलब इलेक्ट भी किए गए थे मेंबर और नियुक्त भी किए गए थे, नॉमिनेट कह सकते हो। ठीक है, कि मतलब कुछ के लिए चुनाव भी हुआ था, 296 सीट के लिए चुनाव हुआ, और जो बाकी के बचे हुए 93 थे उनके लिए चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक चीज आपको समझ में आई होंगी। मोर ओवर द मेंबर्स वर टू बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। और यहाँ पे जो मेंबर थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। जो प्रोविंस की असेंबली हुआ करती तो वहां से मेंबर को इनडायरेक्टली नियुक्त कर दिया जाता था। हु themselves were elected on a limited franchise, जिनको खुद ही लिमिटेड फ्रेंचाइजी के आधार पे नियुक्त किया गया था। आपने पढ़ा होगा, चुनाव हुआ था 1938 में, तो उस टाइम पे क्या था, वोटिंग तो कराई गई थी। ठीक है, लेकिन वहां पे ऐसे लोगों को वोट डालने का अधिकार दिए गए जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास जमीन थी, या फिर जो लोग टैक्स दिया करते थे। ठीक है, तो लिमिटेड था, वोट देने का अधिकार उस टाइम पे सभी को नहीं था, लिमिटेड फ्रेंचाइजी इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे। देखिए, मोर ओवर द मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो मेंबर थे उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था, नियुक्त किया गया था। एंड द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज हु themselves were elected on a limited franchise, और मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज उन्होंने नियुक्त, जो मतलब कि प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर हुआ करते थे, वो इलेक्ट कर दिया करते थे इनडायरेक्ट मेथड से। और इन प्रोविंशियल असेंबलीज को मेंबर को जनता ने लिमिटेड फ्रेंचाइजी के आधार पे ही नियुक्त किया गया था। यानी कि सिंपल से मान लीजिए मैं कहता हूं आज से 2 साल पहले वोटिंग हुई थी, तो कुछ लोगों ने मिलकर मुझे नियुक्त कर लिया। अब मैं किसी और को भेज रहा हूं कि हाँ जाओ, ठीक है, तुम वहां जाके असेंबलीज में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करो, हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करो। ठीक है, सिंपल था। आखिरी पॉइंट क्या कहता है वो देखते हैं। द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था, ऑफ 290 सीट्स अलॉटेड टू द ब्रिटिश प्रोविंसेस, जो 296 सीटें थी ब्रिटिश प्रोविंस के लिए। तो वहां पे इलेक्शन हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में, मतलब जुलाई से अगस्त के बीच में 1946 में इलेक्शन कंडक्ट करा दिया गया था। ठीक है, फिर कहता है द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन 208 सीट्स। यहाँ पे 296 सीटों में 200 जो 8 सीटें थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विन की थी। ठीक है, कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी। द मुस्लिम लीग 73 सीट्स, जो मुस्लिम लीग थी उसे 73 सीट्स मिली हुई थी। ठीक है, एंड द स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट्स गॉट द रिमेनिंग 15 सीट्स। और जो बची हुई 15 सीट्स थी, तो वहां पे बाकी जो ग्रुप थे उनके मेंबर इलेक्ट हुए थे, और कुछ जो इंडिपेंडेंट मेंबर थे वो इलेक्ट हो गए थे। हालांकि द 93 सीट्स अलॉटेड टू द प्राइंसली स्टेट्स, जो 93 सीटें प्राइंसली स्टेट्स के लिए अलॉट की गई थी, वर नॉट फिल्ड, वो भर नहीं पाई थी, वो फिल नहीं हो पाई थी। एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भाग नहीं लेना है, हम वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। एक बार रिकैप कर देता हूं। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, टोटल सीटें 389 थी, जिनमें से 296 सीटें ब्रिटिश इंडिया के लिए थी, 93 सीटें प्राइंसली स्टेट्स के लिए थी। ठीक है, और इन 296 सीटों में जो 292 मेंबर थे वो 11 गवर्नर प्रोविंस से फिल किए जाने थे, और जो बची हुई 4 सीट थी चीफ कमिश्नर प्रोविंस से फिल की जानी थी। ये 11 गवर्नर प्रोविंस और ये 4 चीफ कमिश्नर के हो गए, नाम आप लोग एक बार देख लेना। उसके बाद ये था कि हर 1 मिलियन पॉपुलेशन, यानी जहां पे 10 लाख लोग रहते हैं, तो वहां से जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख होगी वहां से एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, 3 मुख्य कम्युनिटीज थी उस टाइम पे, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल।
उनके आधार पे सीट्स को बांट दिया गया था, उनकी पॉपुलेशन के आधार पे सीटों को बांटा गया था। ठीक है, इसी प्रकार से हर एक कम्युनिटी का जो मेंबर था वो अपने कम्युनिटी के मेंबर को नियुक्त करेगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था और ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक व्यक्ति एक ही बार वोट देगा, उसकी वोट की वैल्यू भी एक ही मानी जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जो प्राइंसली स्टेट्स के मेंबर थे वो नॉमिनेट किए जाएंगे हेड ऑफ द प्राइंसली स्टेट्स के माध्यम से। ठीक है, बाकी तो फिर यहाँ पे है कि चुनाव हुआ, कितनी सीट कांग्रेस को मिली, 208 मिली थी, 73 मुस्लिम लीग को मिली थी। ठीक है, और 15 जो सीट बची तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप के थे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे फॉर्म हुई थी और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, तो उम्मीद है सारी चीज आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट है या फिर कुछ इंप्रूव करना है, यू कैन कमेंट में। ओके, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।